हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भाई, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज भैया इस चैप्टर का पूरा निचोड़ निकालने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हो जहां पे मैं आपको कंसेप्ट के साथ पूरा क्वेश्चन करवाने वाला हूं। क्लियर है क्या? हर एक क्वेश्चन पे टाइम दीजिएगा, समझते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर है? तो आ जाओ भैया। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, देखो ध्यान से। तो बोला है भैया आयुपेक का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि यूजिंग आयुपेक नॉर्म राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमारे पास कुछ यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, उनका फॉर्मूला लिखना है। तो कैसे लिखेंगे सीखो। देखो यहाँ पे बोला है ट्रिस। क्या बोला है? ट्रिस। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि बिस हो गया, ट्रिस हो गया, ये सब किसके लिए यूज किया जाता है? बाइडेंटेड लिगेंड के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? बाइडेंटेड लिगेंड के लिए। यहाँ पे हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है? तो बाइडेंटेड लिए क्या यूज करते हैं? बिस का मतलब होता है दो और ट्रिस का मतलब क्या होता है? तीन। बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। ठीक है भैया? तो ट्रिस मतलब तीन है। और यहाँ पे क्या बोला? इथेन 1,2 डाइअमाइन। आपको पता होगा इथेन 1,2 डाइअमाइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईएन लिखते हैं। तो ईएन मेरा कितना है? 3 है। इतना बात क्लियर हो गया। फिर आ गया क्रोमियम। क्रोमियम एक मेटल है। जैसे मेटल आता है तो मेरा काम खत्म हो जाता है। मेटल हमेशा कहां आएगा? आगे में। जैसे मेटल आ गया डब्बा को क्लोज कर दीजिए। जैसे मेटल आ गया डब्बा को क्या कर दीजिए? क्लोज। इतना बात तो क्लियर है। अब देखो आपको ये बात पता होना चाहिए कि इथेन 1,2 डाइअमाइन जो होता है ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। इसका मेरा चार्ज क्या होगा? 0 होगा। ठीक है? और क्रोमियम पे जो मेरा चार्ज दिया हुआ है वो दिया हुआ है +3। तो क्रोमियम पे क्या लिख दे भैया? +3 लिख दे। मतलब मेरा जो ओवरऑल डब्बा पे चार्ज है वो क्या है? +3 है, क्योंकि +3 + 0 तो क्या होगा? +3। अब देखो और क्या बोला है। उसके बाद बोला है क्लोराइड। क्या बोला है? क्लोराइड। देखो थोड़ा सा गैप है ना, मतलब ये डब्बा के बाहर है तो यहाँ पे लिख देंगे क्लोराइड। ठीक है? तो ये क्या क्या मेरा फाइनल आंसर है? ये क्या मेरा फाइनल आंसर है? नहीं है मेरा फाइनल आंसर। क्योंकि आपको पता है कि अगर डब्बा के ऊपर +3 चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है डब्बा के बाहर भी -3 होगा, तब ना न्यूट्रल होगा। +3 -3 और -3 कैसे आएगा? क्योंकि आपको पता है Cl पे चार्ज होता है -1, तो यहाँ पे -3 कैसे आएगा? तो मुझे यहाँ पे 3 Cl लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे +3 होगा तो यहाँ पे क्या होगा? -3। ठीक है? तो ये मैंने आपको एग्जाम में समझाने के लिए बताया है, पर आपको लिखना क्या होगा आपका फाइनल आंसर? तो आपका फाइनल आंसर होगा CrEn3, डब्बा क्लोज, और यहाँ पे क्या हो गया? Cl3, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। क्लियर है? तो भैया हर एक चीज को समझते हुए चलो कि कैसे क्वेश्चन मैंने किया है। क्लियर है ना? तो ट्रिस का मतलब 3 हो गया। इथेन 1,2 डाइअमाइन को ईएन लिखते हैं। क्रोमियम एक मेटल है, +3 था तो आपको दिख रहा है यहाँ +3 होगा तो यहाँ -3 होगा। इसके लिए मुझे 3 Cl लेना पड़ा। क्लियर है ना? चलो भैया ये था मेरा पहला फर्स्ट का आंसर है। दिस इज माय फर्स्ट आंसर। अब आ जाओ भैया दूसरे का। क्या बोला है? देखो बोला है पोटेशियम। क्या बोला है? पोटेशियम क्या होता है? के होता है। लिख दिया। ठीक है भैया लिख दिया। फिर थोड़ा सा गैप है, मतलब अब डब्बा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे क्लोराइड बाहर था तो डब्बा के बाहर, यहाँ पहले है तो के पहले लिख दिया। ठीक है? टेट्रा, टेट्रा मतलब 4। हाइड्रोक्सीडो किसको बोलते हैं? हाइड्रोक्सीडो। तो आपको पता होगा OH ग्रुप जो होता है इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो इसी के लिए क्या आया है? हाइड्रोक्सीडो आया है। ठीक है? ध्यान से देखो। तो बोला है पोटेशियम। ठीक है? गैप है, मतलब डब्बा यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। बोला है टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। थोड़ा जगह छोड़ देना। क्यों? क्योंकि आपको पता है आगे में हमेशा कौन रहता है? मेटल। फिर देखो कौन है? जिंकेट। जिंकेट का मतलब क्या हो गया? जिंक हो गया। जैसे मेटल आता है डब्बा को क्या कर दो? क्लोज कर दो। ठीक है? क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं, चेक करना पड़ेगा। OH आपको पता होना चाहिए इसका चार्ज -1 होता है। जैसे Cl हो गया, Br हो गया, आयोडीन हो गया, साइनाइड हो गया। ठीक है? ये सब का चार्ज क्या होता है? -1। तो टोटल 4 है ना, तो यहाँ पे इसका चार्ज क्या हो गया? -4 हो गया। और जिंक, जिंक बताओ। जिंक, जिंक पे कितना दिया है? +2 दिया है। तो यहाँ पे +2 -4, तो ओवरऑल चार्ज मेरा यहाँ पे क्या हो गया? -2 हो गया ना। +2 -4 तो क्या हो गया? -2। और यहाँ -2 होगा तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा? +2। और पोटेशियम पे चार्ज होता है +1। बताए थे ना, लीना कोडब से फरियाद सब पे +1 होता है। तो 2 के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? K2 लिखना पड़ेगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? K2। यहाँ पे क्या है? Zn। यहाँ पे क्या है? OH। और यहाँ पे ये रहा 4, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ये एग्जाम में आ चुका है, आपका PYQs है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है? जितना कुछ हो सकता है मैंने आपको बताया है। ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना? चलो भाई आगे बढ़े, जल्दी उतार लो।
सबका चार्ज पता होना चाहिए भाई। ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, उसके बाद साइनाइड, सब पे -1 होता है, सल्फेट पे -2 होता है। फिर जाके जैसे मैंने बोला वाटर, वाटर हो गया, फिर जाके अमाइन हो गया, ये सब पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है। ये सब न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ क्या बोला है? बोला है, ध्यान से देखो, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स। देखो क्या बोला है, एक मेरा कॉम्प्लेक्स है, ये M क्या है, मेरा मेटल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे EN क्या है, इथेन 1,2 डाइअमाइन है, और यहाँ पे ये C2O4, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये C2O4 क्या होता है पता है, इसको ऑक्सलेट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑक्सलेट बोलते हैं। और इसका जो चार्ज होता है या इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये -2 होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसका तो आपको पता ही है 0 होता है, ठीक है। मेटल का हमें निकालना है, तो क्या एक बार के लिए मैं X मान लूं? पहले हमें क्या निकालना है, पहले हम निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, उसके बाद निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, Cl पे क्या है, Cl पे क्या है, यहाँ -1 है, तो ऑब्वियस सी बात है डब्बा के ऊपर क्या होगा, +1 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि X +0 -2 ये सब का सम किसके बराबर होना चाहिए, +1 के बराबर होना चाहिए। अरे अंदर जो चार्ज है वही ना ऊपर आया होगा, तो मैं बोल सकता हूं x = -2, वहां जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ गया, +3, और ये जो आता है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। तो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब बोला है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बात आपको पता होगा किसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल एटम। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लो यहाँ पे कोई एक मेटल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई लिगेंड लग गया, 1 2 3 4, तो बताओ भैया इसमें कितने लिगेंड अटैच है, 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा, 4, 1 2 3 4, ठीक है। बट एक डाउट आता है, मान लो ये लिगेंड है, ठीक है, इसमें मैंने लगा दिया बाइडेंटेड लिगेंड। आपको पता होगा बाइडेंटेड लिगेंड में 2 डोनर साइट होता है, तो वहां पे आप 2 काउंट करोगे। जैसे देखो, मान लो यहाँ पे एक लिगेंड है, ये भी एक लिगेंड है, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इसमें 2 डोनर साइट है, तो इसका कितना काउंट करोगे आप, 2 काउंट करोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे EN क्या होता है, ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, इसमें 2 डोनर साइट होते हैं, ठीक है। तो खुद 2 है, तो 2 × 2 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। ऑक्सलेट भी बाइडेंटेड लिगेंड है, पर ये तो एक ही है ना, तो 1 × 2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। मैं लिख देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, 6 + 3 कितना हो गया, +9, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कितने लिगेंड या कितने डोनर साइट सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच्ड हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं खुद से कराता हूं प्रैक्टिस, थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको हटाए, चलो भाई, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा CO EN3, यहाँ पे लिखा Cl3, ठीक है। इसका मुझे आप बताओ जल्दी से, ये सेंट्रल मेटल होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जल्दी बताना फटाफट से। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करोगे तभी सीखोगे, ठीक है। कर लिया, देखो आपको पता है Cl पे -1 होता है, तो 3 है तो यहाँ -3 होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, +3 होगा, ठीक है। तो हमें इस मेटल का निकालना है ना, आपको पता है En का चार्ज तो 0 होता है, कोबाल्ट का नहीं पता, तो X मान लेते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि X + 0 किसके बराबर होना चाहिए, +3 के, तो X का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ गया, +3 आ गया, ठीक है। अब देखो, हमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता है वो डब्बा के अंदर का निकालना होता है। En क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड, टोटल कितना है, 3, तो 3 × 2 = 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, 6 हो गया। टोटल काउंट करेंगे तो 6 + 3 क्या हो गया, 9, इसका सम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपने लोग निकाल लेते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगले क्वेश्चन लिख लो, बोर्ड में हर साल आया है, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर बार आया है, और उसमें भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है निकल वाला क्वेश्चन है। मैं इसका IUPAC भी बता देता हूँ, ये Ni है, ये क्या होता है, CO4 है, ठीक है। अब देखो भैया ये क्या होता है, इसको ना कार्बोनिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। इस कंपाउंड का नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा कार्बोनिल। क्या बोलेंगे बोलो, टेट्रा कार्बोनिल, 4 है ना टेट्रा कार्बोनिल, और Ni क्या होता है, निकल होता है, और निकल पे चार्ज क्या है, 0। आप बोलोगे कैसे 0 है सर, ऊपर में कोई चार्ज नहीं है तो 0 लेते हैं, और कार्बोनिल पे भी चार्ज 0 होता है, तो ऑटोमेटिकली निकल पे भी चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक बात, ये जो मेरा कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, पावरफुल होगा, इट इज एन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
और मैंने आपको एक बात पढ़ाया था कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उसके पास पावर होता है इलेक्ट्रॉन को पेयर करने का। किसका पावर होता है? इलेक्ट्रॉन को। जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं कर सकते, पर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सकते हैं। इतना बात तो क्लियर है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें बहुत तगड़ा कंसेप्ट आता है। आइए स्टार्ट करते हैं। बोला इसका ज्योमेट्री बताइए और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए। आइए मैं दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन को एग्जाम में लिखेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे Ni, यहाँ पे लिख दिए CO4, लिख दिए ना, ठीक है। यहां से मुझे पता चल गया कि निकल जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे जो निकल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। मतलब ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। ओके, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 18, यहाँ लिखते हैं 4s2 और यहाँ लिखते हैं 3d8। ठीक है ना भैया, ये इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले क्या आता है? पहले क्या आएगा? देखो पहले लिखेंगे 3d। आपको पता है 3d है। डी में कितना रूम होता है? 5 रूम। 1 2 3 4 5, ये मेरा 3d है। 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। पूरा दिखाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3-3 नंबर में आता है। पूरा डायग्राम के साथ दिखाना पड़ता है। 3D के बाद कौन आता है? 3D के बाद कौन है? 4s में तो एक ही रूम होता है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और अब तो खाली होगा ना। 4s के बगल में कौन होगा? 4p होगा। 4p के बगल में कौन होगा? 4d होगा। ये सब वैकेंट है, खाली है। इतना बात तो क्लियर है। अब ध्यान से देखो क्या करना है, एकदम अच्छे से बना के लिखेंगे। देखो भैया, एक काम करता हूँ, इसको मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, तो ये क्या है? मेरा निकल है। क्या है? मेरा निकल है। ठीक है। अब आपको पता है कि आने वाला कौन है? कार्बोनिल आने वाला है। तो मैं लिखूंगा कि CO, ब्रैकेट में लिख लेंगे, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बोलो भैया? यहाँ पर क्या हो रहा? यहाँ पे लिखेंगे भैया कार्बोनिल, कार्बोनिल इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आप पूरा लिखना, कार्बोनिल इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो द इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड, सो द इलेक्ट्रॉन गेट्स पेयर्ड। पेयरिंग होने का समय आ गया, तो क्या होगा? देखना, ध्यान दो, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये तीनों तो पहले से पेयर्ड है। पर लोग गलती क्या करते हैं, ध्यान देना। अब ये रूम तो खाली हो गया, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ध्यान से देखो, यहाँ पे 3D था, ये पेयरिंग हो गया। ये पेयरिंग तो था ही, ये भी था। यहाँ पे ये पेयर्ड हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कौन है? 4s था। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। पर बीच में एक रूम खाली है, तो खाली तो नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है? जैसे देखो ये पेयर्ड हुआ तो ये रूम खाली हो गया। अब ये 4s वाला इलेक्ट्रॉन किस में जम कर जाएगा? 3D में जम कर जाएगा। अब ध्यान से देखो, 4s के बगल में कौन खाली था? 4p खाली था। इतना बात तो क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 4s वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस में जम कर गया? 3D में जम कर गया। पर जैसे जम किया, ध्यान देंगे थोड़ा सा, अब क्या होने वाला है? ध्यान से देखो, अब क्या होगा? 3D का तो मेरा पूरा रूम पैक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खेला खत्म हो गया। अब यहाँ पे कौन सा रूम खाली है? मेरा 4s का रूम खाली है। और यहाँ भी कौन सा रूम खाली है? 4p का रूम खाली है। अब कितना कार्बोनिल आने वाला है? 4। तो मुझे 4 रूम खाली चाहिए था। अब यहाँ पे देखो कौन आ गया, ऐसे दिखाएंगे कैसे? देखो, 2 डॉट से दिखा देंगे। यहाँ पे कौन आ गया? कार्बोनिल आ गया। यहाँ भी कौन आ गया? कार्बोनिल आ गया। यहाँ भी कार्बोनिल आ गया। और यहाँ भी कौन आ गया? कार्बोनिल आ गया। चारों कार्बोनिल आ चुके हैं और यही हमें दिखाना था। यही लोग को डाउट आता है। लोग क्या करते हैं? ये रूम छोड़ देंगे, एक यहाँ ले लेंगे, 3 यहाँ ले लेंगे। नहीं, सब पेयरिंग होगा तो ये वाला भी इसमें चले जाएगा। क्लियर है? बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जो रूम में रुका हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन है। एस का एक रूम लिए, 4s मत लिखना, एस ऑर्बिटल क्या एस, तो एस का एक रूम लिए है और पी का कितना रूम लिए है? 3, तो इसका क्या हो जाएगा? sp3 हो गया। दैट्स वेरी सिंपल। और आपको पता है कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है उसका ज्योमेट्री क्या होगा भैया? टेट्राहेड्रल होगा। ये तो भैया हम लोग 11th में पढ़ते थे। sp3 का मतलब क्या? टेट्राहेड्रल। क्लियर है? अब बोला है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? मैग्नेटिक बिहेवियर
बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चला होगा सर ये मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। मैग्नेटिक बिहेवियर में दो चीज होता है, एक तो होता है डायामैग्नेटिक और एक होता है पैरामैग्नेटिक। डाई मतलब दो, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो उसको बोला जाता है डायामैग्नेटिक, और अगर एक भी अनपेयर्ड रह गया तो उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक स्पीसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो, डायामैग्नेटिक स्पीसी बोलेंगे। क्लियर है, तो यहां से आपको पता चल गया NiCO4 इसका नाम क्या होता है, टेट्रा कार्बोनिल निकल। ये क्या है, sp3 है, टेट्राहेड्रल है, डायामैग्नेटिक है। आप देख सकते हो CO क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होगा, ये इसमें पेयर्ड हो गया, ये इसमें पेयर्ड हो गया, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको सारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, जल्दी उतारेंगे। ये सब क्वेश्चन है भाई सब्जेक्टिव में, 3-3 नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। ठीक है और बहुत लोग को डाउट आता है कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आता है। मेरा वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो, पर मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। देखो हमें ना साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों झगड़ती हो, देख लो सीख लो। एक बार मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता होगा इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, 22 होता है, 23 होता है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसका हमें पता होना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट का। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो जैसे मेरे पास निकल था ना, ये क्या है 28 है, तो कुछ मत करना, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, पता क्या करना, सब में आप लिख देना आर्गन 18 4s2, ये सब में लिख देना। ठीक है 18 2 20, 20 हो गया। अब अगर मान लो 21 बोला है ना, तो क्या करेंगे, देखो लिख देंगे 3d1, 21 का 3d1, 22 का 3, ये सेम रहेगा, 22 का 3d2, 23 का 3d3। ठीक है, ये क्रोमियम एक्सेप्शन है, मैं आपको बता देता हूं जो एक्सेप्शन, एक क्रोमियम एक्सेप्शन है और एक कॉपर एक्सेप्शन है, बाकी सबका सेम रहेगा। मैग्नीज का बहुत होता है, 25 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d5। आयरन का क्या हो जाएगा 3d6। कोबाल्ट का देखो कहाँ है, कोबाल्ट हाँ निकल 28, तो यहाँ पे क्या देखो ने लिखा था 3d8, कहाँ लिखा भाई 3d8। ठीक है ना, जिंक का क्या हो जाएगा 3d10। तो ये सिंपल था। ठीक है, सब में ये कॉमन रहता है। हाँ आप बोलोगे सर एक्सेप्शन का बता दीजिए, तो मैं एक्सेप्शन का बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर का 29 होता है, क्रोमियम का 24 होता है। इसमें क्या होगा देखो, होना क्या चाहिए था, आर्गन 18 4s2 3d4, ये होना चाहिए था। ठीक है, पर इसमें होता क्या, दिमाग में रखना, s का एक इलेक्ट्रॉन d में चल जाता है बस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s1 3d5। सिमिलरली यहाँ भी वही होगा, होना क्या चाहिए था कि आर्गन 18 4s2 3d9, और यहाँ पे क्या होगा, s का एक इलेक्ट्रॉन d में चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 4s1 3d10 हो जाता है। ये बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है, बस दो ही एक्सेप्शन है, बाकी आप सिंपली आराम से बना लोगे। ठीक है चलो भाई हो गया, क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी लेते हुए चलना है। आगे बढ़ो, क्या बोला है, ये सब क्वेश्चन ना बोलते हैं पेपर टफ आ गया, टफ आ गया, ये सब क्वेश्चन आता है बोलते हैं पेपर टफ आ गया। अरे भाई कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं करोगे तो टफ ही लगेगा ना। ठीक है देखो क्या बोला है कि व्हेन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक कंपाउंड है NiCl2.6H2, ठीक है भैया एक कंपाउंड है। ठीक है, बोला है इस मिक्स विथ AgNO3, इसको मिक्स कर दिया गया AgNO3 के साथ। आपको पता होगा Ag पे प्लस होता है, NO3 पे माइनस होता है। ठीक है, और बोला है कि 2 मोल्स ऑफ AgCl, यहाँ पे जब रिएक्ट किए तो 2 मोल ऑफ AgCl प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बचा, मतलब ऑब्वियस सी बात है, मतलब 2 ही Cl रिएक्शन में गया होगा। ठीक है, तो क्या बोला है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इसका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताना है। एक बात बताओ, बोलते हैं लोग बेसिक से नहीं पढ़ते हैं, जब मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो डब्बा में होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो डब्बा के बाहर होता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। क्यों, क्योंकि वो आयोनाइज हो सकता है, रिएक्शन में जा सकता है। यहाँ पे 2 मोल AgCl बना है ना, मतलब AgCl AgNO3 का भी 2 मोल लगा होगा, AgNO3 AgNO3, तो Ag किसको लेके गया Cl को, Ag किसको लेके गया Cl को, दो ही Cl को लेके क्यों जा पाया, क्योंकि डब्बा के बाहर कितना Cl होगा, 2 ही Cl होगा, मतलब जो मेरा फॉर्मूला होगा कॉम्प्लेक्स का वो कुछ ऐसा होगा, Ni रहेगा, यहाँ पे H2O कितना रहेगा 6 रहेगा, और डब्बा के बाहर कितना Cl 2 Cl, क्योंकि ये आयोनाइज हो सकता है दोनों Cl, इसलिए ये रिएक्शन में चला गया। तो ये मेरा इस कॉम्प्लेक्स का क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्या हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब अगला क्या बोला है कि इसका आयुपेग नेम बताइए, तो बता देते हैं आयुपेग नेम, कैसे बताएंगे देखो भैया, पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे कैसे, पहले बताओ Cl पे 2 है तो यहाँ -2 होगा, यहाँ -2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा +2, वाटर का चार्ज 0 होता है, इसको x मान लेंगे तो x + 0 का वैल्यू कितना आ गया +2, तो x का वैल्यू +2, ये हमें पता होना चाहिए, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, नेमिंग कैसे लिखते हैं बताओ, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, कितना लिगेंड है 6,
वाटर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्वा। तो क्या बोलेंगे, बोलो यहाँ पे, क्या बोलेंगे, आ जाओ भैया। 6 के लिए क्या बोलेंगे? हेक्सा एक्वा। 6 एक्वा है, ठीक है। उसके बाद मेटल का लास्ट में लिखते हैं, कौन है? निकल है। और निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2। तो रोमन नंबर में दिखाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2। तो क्या बोलेंगे? हेक्सा एक्वा निकल 2। और डब्बा के बाहर कौन है? क्लोराइड, ठीक है। अगर डब्बा के अंदर होता तो उसको बोलते क्लोरिडो, तब वो लिगेंड बन जाता। और जो डब्बा के बाहर तो सिंपल क्लोराइड, तो क्या बोलेंगे? क्लोराइड, ठीक है। बहुत लोग को डाउट आ रहा होगा, मन ही मन चिल्ला रहे होंगे, सर यहाँ तो दो दो क्लोराइड है। अरे एक हो या दो हो या हजार हो, हमें कोई मतलब नहीं है। डब्बा के बाहर जो होता है बस उसका नाम लिखा जाता है, कितना है उससे कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा? हेक्सा एक्वा निकल टू क्लोराइड, ठीक है। दैट्स माय फाइनल आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और अगर मैं एक सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने अगर बोलता कि यहाँ पे दिया हुआ है NiCl3.6H2O, और मैंने बोला है कि जब इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट कराए हैं तो 3 मोल ऑफ AgCl बनता है। कितना मोल AgCl बनता है? 3 मोल ऑफ AgCl। तो ऑब्वियस सी बात है, डब्बा के बाहर 3 Cl होगा और डब्बा के अंदर कितना H2O होगा? 6 H2O होगा। तीनों Cl क्या रहेगा? बाहर रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में बार बार आया है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। पहली बात तो ये पता होना चाहिए, ये दोनों ही किसके पार्ट हैं? एडिशन कंपाउंड के पार्ट है, ठीक है। एडिशन कंपाउंड क्या होता है समझो, कंसेप्ट समझ लोगे तो इजी हो जाएगा। डबल सॉल्ट उसको बोला जाता है, डबल सॉल्ट उस एडिशन कंपाउंड को बोला जाता है जो पानी में जाने के बाद टूट जाएगा, मतलब अपना हर एक आयन का टेस्ट देगा। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ज्यादा फील आता है। मैंने एग्जांपल लिया, वेरी फेमस एग्जांपल, मैंने लिया KCl.MgCl2.6H2, ये कार्नालाइट होता है। तो होगा क्या यहाँ पे देखो, के किस में टूटेगा? के पे प्लस, Cl पे माइनस, टूट गया। आपको पता है Cl पे यहाँ -2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा? +2। तो ये किस में टूट जाएगा? Mg+2। दो दो Cl है तो Cl माइनस तो वाटर ही है। तो यहाँ पे देखो हर एक आयंस आपको दिख रहा है, जो हर एक आयंस में टूट जाएगा, मतलब इंडिविजुअल आयन का टेस्ट देगा। बहुत अच्छा वर्ड बोलते हैं क्या? इंडिविजुअल आयन का टेस्ट देगा, उसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होगा, मैंने लिख दिया K4Fe साइनाइड 6, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो ब्रैकेट के अंदर ये नहीं टूटेगा, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है भैया। अब देखो होता क्या है, जब ये टूटता है तो प्लस माइनस आएगा, तो अब ये बात है, इसमें आयंस आ रहे हैं। आयंस कौन कौन सा आ रहा है? एक तो आ रहा है मेरा कैटायन आ रहा है, और एक मेरा एनायन आ रहा है। तो इसके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स के अंदर है, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? मेटल से। कौन से बॉन्ड से? इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे +4 है, यहाँ पे क्या है? -4, ठीक है। तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड हो भी सकता है, ठीक है, मे कंटेन आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि जैसे अगर मैं लिख देता हूँ NiCO4, तो ये तो न्यूट्रल हो जाता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो होगा ही होगा, पर किसी किसी में आयोनिक बॉन्ड पा दिया जाता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो होगा, मे कंटेन आयोनिक बॉन्ड। अभी मैं लिखवा दूंगा अच्छे से ना, मे कंटेन आयोनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इसमें होगा ही। तो ये 2 पॉइंट अपने को अच्छे से लिखना होता है। तीसरा पॉइंट में एग्जांपल दे देंगे। यहाँ पे एग्जांपल दे दो K4Fe साइनेट से, यहाँ पे KCl.MgCl2.6H2 दे दो। एक बहुत फेमस एग्जांपल होता है, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट होता है। ये सब किसका एग्जांपल है भैया? मेरा किसका? डबल सॉल्ट, ठीक है। मोहर सॉल्ट का तो फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 होल ट्वाइस NH4 होल 2.6H2, ये मोहर सॉल्ट होता है, ठीक है। ये भी क्या है? डबल सॉल्ट है। अपना हर एक आयंस का टेस्ट देगा। यहाँ पे सल्फेट टूटेगा, अमोनियम टूटेगा, आयरन +2 में जाएगा और .6H2, ठीक है। तो भैया ये मेरे क्या हो गया? डबल सॉल्ट। ये मेरा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इतना समझ में आ गया? अब पॉइंट लिखवा रहा हूँ, लिखिए पहला पॉइंट, ओरली लिखिए, फटाफट से लिखो, एग्जाम में आता, लिखना पड़ेगा, लिखो। डबल सॉल्ट आर द एडिशन कंपाउंड, डबल सॉल्ट आर द एडिशन कंपाउंड, double salt are the addition compound, double salt are the addition compound which is in, which is in aqueous medium, aqueous मतलब water, which is in aqueous, AQUUU, which is in aqueous medium give the, which is in aqueous medium give the individual ion test, which is in aqueous medium give the
इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल आयन टेस्ट, ठीक है, अपना इंडिविजुअल आयन का टेस्ट देगा, ठीक है। इसी में लिख लो दूसरा पॉइंट, इसी में लिख लो, इसी में दूसरा पॉइंट लिख लो, लिखो क्या, इट कंटेन्स, इट कंटेन्स आयोनिक बॉन्ड, इट कंटेन्स आयोनिक बॉन्ड, इट कंटेन्स आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल लिख लो, ये दिखाना KCl.MgCl2.6H2O, इसका नाम होता है कार्नालाइट, ठीक है, कार्नालाइट बोल लो या मोहर सॉल्ट बोल लो, फॉर्मूला दिखा देना, दैट्स कॉल्ड ये वाला फॉर्मूला, इसका ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये दो एग्जांपल हो जाते हैं इसके, ठीक है। चलो क्लियर है। अब आ जाओ भैया यहाँ पे, सेम वही लिखेंगे, क्या लिखो, 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 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर द एडिशन कंपाउंड, complex salt are the addition compound, complex salt are the addition compound which is in aqueous medium, which is in aqueous medium does not, which is in aqueous medium does not give the, does not give the individual ion test, does not give the individual ion test, ये अपना individual ion का टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। अगला लिखो, अगला पॉइंट, it contains coordinate bond, it contains coordinate bond or may contain ionic bond, और may contain ionic bond, और may contain ionic bond, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लो, K4 Fe-Cyanide 6 या NiCO4, ये सब उसके एग्जांपल हो गए। जो ब्रैकेट में होता है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, ठीक है। चलो भाई हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओहो, आइसोमर्स वाले क्वेश्चंस बोला है भैया, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ COCl2, क्या बोला है, COCl2, यहाँ पे बोला है En2 और यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब समझो, देखो इसमें ना पहली बात तो ये मेरा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, किसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना, वो ऑक्टाहेड्रल होता है, आपको पता ही होगा, अभी हम लोग सीखे हैं। तो इसका भैया बाइडेंटेड है, 2 2 जा 4 है, Cl मोनोडेंटेड है, 4 और 2 6, तो 6 होता है, वो ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो ये तो मेरा सेंट्रल मेटल है, कोबाल्ट है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये इसका ढांचा बनता है, ठीक है। अब मैं तरीका सिखा रहा हूं, अगर तरीका नहीं सीखोगे तो ऑक्टाहेड्रल में जिंदगी भर सबको डाउट आया, आपको भी आएगा, ठीक है। इसमें 3 4 क्वेश्चन बहुत फेमस है, समझते हुए चलो। देखो सबसे पहले हम बनाएंगे GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है आपको पता है, एक होता है सिस फॉर्म और एक होता है ट्रांसफॉर्म। सिस मतलब होता है सेम साइड, कौन सा साइड, सेम साइड होता है, और ट्रांस मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड होता है, ठीक है। ये बात तो पता चल गया। अगला चीज, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, जो मैं सिखा रहा हूं सीख लो, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। जो पेयर में उसको उठा लो, जो पेयर, आप बोलोगे सर यहाँ ये भी पेयर ये भी पेयर, जो मन करे वो उठा लो। मेरे को भैया Cl वाला अच्छा लग रहा है, तो मैंने क्या किया, Cl को एकदम बगल बगल में लगाया, सेम साइड लगा दिया, और एक बार इसको कहां लगा दो, सेम साइड हो गया ना भैया, सेम साइड, और एक बार लगा दो अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोजिशन। तो ये मेरा बन गया भैया सिस, एक बन गया मेरा ट्रांस, बन गया GI, ठीक है। जब तुम एक सिस और ट्रांस बना देते हो ना, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला खुद बन जाएगा। देखो En क्या होता है, बाइडेंटेड, तो बाइडेंटेड को ऐसे दिखाते हैं, 2 रूम देते हैं, ये En हो गया, ये भी देखो En हो गया, देखो ये भी आसपास सिस, ये भी आसपास सिस, ठीक है। ये अपोजिट है ट्रांस, तो यहां भी देखो En के अपोजिट En, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांस। तो एक बन गया सिस, एक बन गया ट्रांस, दिक्कत आया। अब लोग रट रहे हैं कि सर GI OI काय को, भैया जो पेयर में उठाइए आपका एक बनेगा, दूसरा ऑटोमेटिकली रेडी है, ठीक है। अब आते हैं OI में, OI में बहुत डाउट आता है, तो पहले सुन लो, शॉर्टकट सुन लो। अगर पहली बात तो GI का ही बनाएंगे OI, GI का ही क्या बनाएंगे OI। अब सुनो, यहाँ पे 2 है, मतलब हमें दोनों को चेक करना पड़ेगा। अगर ट्रांसपोजिशन में सेम ग्रुप आ जाता है, सुनो क्या बोल रहा हूं, ट्रांसपोजिशन में अगर सेम ग्रुप आ जाता है तो ये कभी भी OI शो नहीं करेगा, नेवर, इट विल नेवर शो OI if the same group is in the transposition, if the same group is in the transposition, then it has the symmetry, इसमें सिमेट्री आ जाएगा, और जिसमें सिमेट्री आ जाता है ना, वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, और वो मेरा OI शो नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या सिस वाला करेगा, मुझे नहीं पता करेगा या नहीं करेगा, तो चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो भैया, कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इसको उठा के लाएंगे, अब इसका होगा चेकिंग, कॉपी पेस्ट, देखो क्या करना है, इसको रखा और इसके सामने बना देना मिरर। ये देखो भैया मिरर बना दिया, बना दिया मिरर। अब इसका पहले बनाओ मिरर इमेज, कैसा बनेगा मिरर इमेज, ये मेरा CO था, पहले ढांचा बना लो, 1 2 3 4 5 कैमरा में आ रहा है ना साइड का, आ रहा है। अब देखो ये En है, तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे है,
इसका मिरर इमेज यहाँ पे है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl बना दिया। अब अगर मैं यहाँ से हटा दो इसको, ठीक है। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं आपको दिखाई दूं, फील दिला ही देता हूं ना, देखो। अगर मैंने इसको उठा के इसके ऊपर रखा तो इंपोज कर रहा है नहीं। En के जगह पे कौन आ गया? Cl। यहाँ पे Cl के जगह पे कौन आ गया? En। अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं, अगर ये इंपोज नहीं कर रहा, डिट्टो सेम नहीं है, तो भैया ये OI शो करेगा। हाँ, डेफिनेटली ये OI शो करेगा, जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो फॉर्म और एक को बोलते हैं लीवो फॉर्म। जैसे यहाँ पे सिस ट्रांस था ना, यहाँ पे क्या होगा? डेक्स्ट्रो एंड लीवो। तो हाउ मेनी GI? 2। हाउ मेनी OI? 2। तो GI भी 2 बनेगा और OI भी 2 बनेगा। क्लियर है ना? पर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, अंधाधुन लोगों ने गलती किया है। आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि हमें पढ़ना होता है स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। देखो क्या अभी तुम भी करोगे, देखना। स्टीरियो आइसोमर मतलब होता है GI एंड OI को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर। तो क्वेश्चन पूछा था कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पूछ देगा, या पूछ देगा कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। बोलेंगे अरे सर GI 2 OI 2, तो 2 2 4 हो गया हमारा आंसर। तो हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर? 4। गलत, स्टीरियो 3 होगा। आप बोलोगे सर 2 2 4 ही तो दिख रहा है। अरे हाँ भैया, GI 2 है, OI 2 है, पर टोटल 3 होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसी को उठा के ना यहाँ पे कॉपी किया था। तो ये और ये दोनों तो सेम ही ना है यार। आइसोमर किसको बोलते हैं? कंपाउंड हैविंग द सेम फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर। दिस एंड दिस आर सेम। अगर पूछ देगा टोटल तो 3, GI 2, OI 2। ठीक है, ये सब लेक्चर में आपको बताया गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही है CBSE बोर्ड। जो भी अच्छे अच्छे बोर्ड से भैया क्वेश्चन इस लेवल के पूछे जाते हैं वहां पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि why the solution of NiH2O6 whole 2 is green while a solution of NiCN4 is colorless। एक बात आपको पता होना चाहिए कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसमें DD ट्रांजिशन होता है, और DD ट्रांजिशन होने की वजह से ही कंपाउंड में कलर्ड आता है। जैसे यहाँ पे ग्रीन लिख दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना, वो कलरलेस होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा पूरा बना के दिखाना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा NiH2O6, यहाँ पे +2 है, ठीक है। वाटर पे चार्ज 0 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है निकल का वैल्यू क्या आएगा? +2 आएगा। तो निकल पे यहाँ पे क्या है? +2 है। और निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? फेकोनी, एटॉमिक नंबर 28 है, अभी मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर्गन 18, 4s2 3d8, ठीक है। +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर शेल से निकलता है, निकल गया ना। तो अब मैं दिखा सकता हूँ, तो निकल में कौन है? यहाँ पे 3d है, 3d है। कितना इलेक्ट्रॉन? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और 3D के बगल में कौन है? 4s खाली पड़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना। और 4s के बगल में कौन होता है? 4p। दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, क्योंकि वैसा क्वेश्चन सिंपल सा आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ कौन रहा है? वाटर। तो वाटर जो होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है। वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, सो द इलेक्ट्रॉन्स so the electrons can't get paired, so the electrons can't get paired। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर्ड नहीं होगा, पेयर्ड नहीं होगा। तो देखो ना भैया, यहाँ पे ये और ये तो अनपेयर्ड रह गया ना, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तभी सॉल्यूशन होगा कलर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखेंगे? लिखो इन दिस, इन दिस, इन दिस भाई, दिस, ठीक है। इन दिस we have, yeah, in this it has two unpaired electron. In this it has two unpaired electrons, therefore it has DD transition। therefore इसको अंडरलाइन करना, यहीं पे खेला होगा। therefore it has DD transition and the complex, एंड द कॉम्प्लेक्स, जो भी कलर बोल दिया, लाल पीला हरा जो भी बोल दिया हो, एंड द कॉम्प्लेक्स ग्रीन इन कलर, ठीक है। ये दिखाना, इतना लिखने के बाद लिखना होगा इन दिस इट हैज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट हैज DD ट्रांजिशन, द कॉम्प्लेक्स इज ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो दिख जाएगा ना वहां पे, क्योंकि ये वीक फील्ड है, पेयरिंग नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे भैया ऑब्वियस सी बात है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो चेक करके दिखाई देता हूँ। देखो निकल है, यहाँ पे साइनाइड पे 4 है, यहाँ पे -2 है, ठीक है। साइनाइड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और इस पे चार्ज होता है -1, तो 4 है -4। इसको x ले लो, तो x -4 इक्वल टू -2 के बराबर है। तो x का वैल्यू क्या आ गया? +2 आ गया। सेम केस वही वाला है ना। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो निकल +2 है, तो ऑब्वियस सी बात है वही होगा 3d8। बार बार क्या दिखाना, आप तो समझ ही गए होगे ना। 3d8 का मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8।
3D के बगल में कौन होता है? 3D के बगल में कौन होता है? 4s, खाली है ना। अब यहाँ पे देखो साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये इसमें पेयर्ड हो जाएगा। तो क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो कंपाउंड क्या होगा? कलरलेस। तो नीचे एक लाइन लिख देना, इन दिस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन दिस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, and therefore it has no dd transition, and therefore it has no dd transition, and the compound is colorless, and the compound is colorless। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। मैं हल्का सा बता देता हूँ, जैसे अमाइन हो गया, ठीक है, साइनाइड हो गया, ठीक है, इथेन 1,2 डाइमाइन हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, उसके बाद आपका, उसके बाद वाटर हो गया, ठीक है, यहाँ पे कार्बोनिल, कार्बोनिल भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, वाटर हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, दिस कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड दिस कॉल्ड वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि डिफाइन द फॉलोइंग इन टर्म्स विद अ सुटेबल एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग चीलेट, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिडेंटेड लिगेंड। देखो चीलेट क्या होता है कि जितने भी आप ऐसा मान लो बाइडेंटेड लिगेंड होता है, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, इथेन, इथेन 1,2 डाई अमाइन ले लिया। ठीक है, सुनना ध्यान से ना, आप चाहो तो ऑक्सिलेट भी ले सकते थे। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH2 CH2, यहाँ पे क्या है NH2, इथेन 1,2 डाई अमाइन, इसी को बोलते हैं। एन पे लोन पेयर है, लोन पेयर है, कोई मेटल आया तो ये डोनेट कर सकता है यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं चिलेट रिंग। ठीक है, चिलेट रिंग, और इसी फेनोमेनन को बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलते हैं? चिलेशन। ठीक है, तो जो बाइडेंटेड लिगेंड होता है वो दो जगह से डोनेट कर सकता है, तो वहां पे एक 5 मेंबर रिंग बनता है, उसी को बोलते हैं चिलेट रिंग, और उसी लिगेंड को आप क्या बोल सकते हो? चिलेट लिगेंड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? चिलेट लिगेंड। और उस पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या बोल सकते हो? चिलेट कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सिलेट C2O4, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C2O4 का स्ट्रक्चर, ये भी मेरा बाइडेंटेड लिगेंड है, ये भी मेरा बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब यहां से भी डोनेट कर सकता है, यहां से भी कर सकता है, तो ये दोनों मेरा क्या हो जाता है? चिलेट लिगेंड हो जाता है। और एक बार चिलेशन के वजह से कंपाउंड में स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। एनसीईआरटी में देखना, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ लास्ट में कि विच ऑफ द कंपाउंड इज स्टेबल, तो जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड होता है वो कंपाउंड क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगेंड ये आपने बार बार पढ़ रखा है, जिसमें दो डोनर साइट होता है पर एक बार में एक ही डोनेट कर सकता है, उसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, ये मैंने न्यूक्लियोफाइल में भी पढ़ाया था। ठीक है, चलो देखो डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बोला है कि चिलेट कॉम्प्लेक्स लिगेंड विच हैव मोर देन 2 और 3 डोनर साइड, 2 या 3 डोनर साइड होते हैं, which they form a coordinate bond with the central metal and therefore can form a ring like structure, thus this ligand are called chelating and the process is called chilation। ठीक है, एग्जांपल मैंने वहां पे आपको दिखाई दिया, वो एग्जांपल दिखा दीजिएगा डायग्राम से। ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगेंड वही मैंने बोला कि लिगेंड हैविंग टू डिफरेंट डोनर साइड बट ओनली वन डोनर एटम इज अटैच्ड टू द मेटल ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एक बार में एक ही डोनेट कर सकता है। इसका एग्जांपल आप एक अच्छा एग्जांपल ले लेता हूँ, CN। ठीक है, यहाँ माइनस होता है N, अगर ये कार्बन से डोनेट करता है ना मेटल को, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग साइनाइड बोलते हैं। और अगर वो N से डोनेट करता है, ठीक है, लोन पेयर से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल दिखाने के लिए ये वाला दिखा सकते हो। ठीक है, वैसे तो नाइट्रेटो भी होता है, NO2 वाला भी होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है NO2 का ऐसा होता है स्ट्रक्चर, दिस कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ NO2। O से भी कर सकता है, N से भी कर सकता है, ये भी मेरा क्या होता है? अपना एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। ठीक है, चलो आगे बोलते हैं कि बोला है यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन है, कुछ बताने का जरूरत नहीं है मुझे, हल्का हेल्प कर देता हूं। पहली बात तो फ्लोरीन क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है, चार्ज होगा -1, तो 6 है तो -6 होगा, एक्स ले लेंगे। ठीक है ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x -6 जो होगा वो -3 के बराबर होगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया? +3 आ गया। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 कैसे लिखेंगे? अर्गन 4s2 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा तो 3d6 बच जाएगा। बस इतना ही तो करना, करना क्या है भाई? अब देखो ये रहा मेरा 3d, 5 रूम है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 3d के बगल में कौन है? 4s खाली हो चुका है, 4s के बगल में कौन है? 4p है, 4p के बगल में कौन है? 4d होता है, दिखा सकते हो। ठीक है, काम पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो होने क्या वाला है? फ्लोरीन आने वाला है। फ्लोरीन क्या है? वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लेंगे तो पेयरिंग नहीं होगा, तो सारा नया रूम यूज करना पड़ेगा। ये सब लिखना पड़ता है क्या कि फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, सो द इलेक्ट्रॉन्स
so the electrons can't get paired, so the electrons can't get paired, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होगा। तो भैया अपने पास टेक्नोलॉजी है, क्या है? टेक्नोलॉजी है, कॉपी पेस्ट मारेंगे, आ जाओ। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। तो नया रूम, यहाँ पे कौन रुका बोलो? फ्लोरीन, यहाँ पे 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 फ्लोरीन, हो गया 6। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? जैसे जैसे रुका बता दो। एस में 1 रूम, पी में 3 रूम, डी में 2 रूम, sp3d2, और आपको पता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है उसका ज्योमेट्री क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। फिर बोला है मैग्नेटिक कैरेक्टर, इसमें अनपेयर्ड है, मैंने बताया था जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक बोला जाता है, ठीक है। चलो भाई, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। चलो आगे बढ़े। आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखो भैया, हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाया है, जो भी अच्छे अच्छे पीवाईक्यू से सारा लिया। अगर ऐसे करते करते भी तुम 10-10 क्वेश्चन करते जाओगे ना, हर दिन सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर लो, 2 एमसीक्यू कर लो, तो और क्या चाहिए भाई? हर दिन 10-10 क्वेश्चन करो हर चैप्टर के, काफी है, बहुत एनफ है, ठीक है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। आपको पता होगा P का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। और ये मेरा एनर्जी है, कौन सा वाला? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो भैया पेयरिंग में जितना लगना है उससे कम है ना मेरे पास, तो क्या हम पेयरिंग कर पाएंगे? नहीं, पेयरिंग ज्यादा, मेरा वाला कम। अरे इसको उठाने के लिए चाहिए 20 जूल, मेरे पास 10 जूल, तो उठा पाएंगे? नहीं ना उठा पाएंगे। तो भैया जब पी ज्यादा होता है तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। अब देखो भैया, पेयरिंग में जितना चाहिए उससे ज्यादा है मेरे पास, तो भैया पेयरिंग करके मानेंगे, ठीक है। अब देखो क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नीचे वाले को लेते हैं T2G, ऊपर वाले को लेते हैं EG, ठीक है। तो पहला केस क्या है? D5 का निकालना है ना, तो भैया P ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगा। 1 2 3 ऊपर चल जाएगा, पेयरिंग नहीं होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? T2G3, और यहाँ पे क्या होगा? EG2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो केस नंबर 2 में नीचे 3 लेते हैं, ऊपर 2, ठीक है। अब पेयरिंग होगा क्योंकि मेरा एनर्जी ज्यादा है ना, तो भैया है तो कर देंगे ना। तो 1 2 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, पेयरिंग हो गया। तो यहाँ पे मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? T2G5, और यहाँ पे क्या होगा? EG पे 0, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं एग्जाम में जहां पे आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखना होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिया, अच्छे से कर लो 10 क्वेश्चन। अगला चैप्टर का भी लेके आ रहा हूँ, अच्छे से क्वेश्चन करो, रिवाइज करो, जो दिक्कत आता है कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दो, क्लियर है? तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।